हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आप लोग नहीं देखी हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 20 तो क्वेश्चंस हो गए थे। 21 क्वेश्चन लेते हैं। वित्त के अल्पकालीन और दीर्घकालीन स्रोतों का योग कहलाता है। द सम ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा जो फाइनेंस होता है वित्त होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक हो जाते हैं शॉर्ट टर्म, दूसरे होते हैं लॉन्ग टर्म। क्योंकि बिजनेस में बहुत सी ऐसी नीड्स होती हैं जो कभी जो प्लान्स किए जाते हैं, प्लानिंग बनाई जाती है फ्यूचर के लिए, तो कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में आती हैं, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में होती हैं। तो दोनों ही तरह के वित्त की फाइनेंस की आवश्यकता होती है। वहाँ पर इनका जो टोटल कहलाता है वो हो जाती है वित्तीय संरचना यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लागत लाभ विश्लेषण या जोखिम वापसी विश्लेषण के आधार पर दीर्घकालीन या अचल संपत्तियों में निवेश के निर्णय के रूप में जाना जाता है। द डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और रिस्क रिटर्न एनालिसिस आर नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लागत लाभ विश्लेषण होता है और जो जोखिम वापसी विश्लेषण है, इसके आधार पर जो दीर्घकालीन या जो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं उनमें जो इन्वेस्ट किया जाता है उससे रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आ जाते हैं पूंजी बस्टन निर्णय यानी कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। उसमें ये चीज़ देखी जाती है किसी भी जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसमें जो हम पैसे लगा रहे हैं, जो राशि लगा रहे हैं, उसमें से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लिए जाते हैं कि कहीं उसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें जिससे कि ज़्यादा पैसा हमारा उसमें फंस जाता है तो उसमें क्या रहेगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा। तो वही हो जाता है आपका पूंजी बस्टन निर्णय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की कुल संपत्तियां 6 लाख रुपए हैं, स्थायी संपत्तियां 3,50,000 तथा अंश पूंजी व संचय अधिक की 3,50,000 हैं। सकल कार्यशील पूंजी है। टोटल एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड रिजर्व सरप्लस इज रिस्पेक्टिवली 6 लाख, 3,50,000 एंड 3,50,000 ऑफ ए कंपनी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज 5 लाख, 2,50,000, 13 लाख, 9,50,000। आपको पता होगा जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है दो तरह की होती है, एक हो जाती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है नेट वर्किंग कैपिटल। तो जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है वो कैसे निकलती है, जितनी भी करंट एसेट होती है उसका टोटल जो होता है वो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। जब उसी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम करंट लायबिलिटीज़ को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आती है, नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए जो हमारी टोटल एसेट दे रखी थी उसमें से हम फिक्स्ड एसेट को लेस कर देंगे तो निकल के हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो 6 लाख की है टोटल एसेट, उसमें से आपकी जो फिक्स्ड एसेट है 3,50,000 की लेस कर दी तो कितनी निकल के आई, 2,50,000। यही क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी की चालू संपत्तियां 2,50,000, चालू दायित्व 1 लाख तथा दीर्घकालीन ऋण 1,50,000 हैं। शुद्ध कार्यशील पूंजी है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म लोन्स इज रिस्पेक्टिवली 2,50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 ऑफ ए कंपनी। नेट वर्किंग कैपिटल इज। इससे पहले के क्वेश्चन में आपने देखा था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, इस क्वेश्चन में आपको नेट वर्किंग कैपिटल निकालनी है। पहले मैंने बताया था नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी करंट एसेट होती है उसमें से करंट लायबिलिटी को लेस कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में जो करंट एसेट आपकी कितनी बताई है, 2,50,000 की, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख की। तो इसमें से हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को लेस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 1,50,000। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और साथ में जो लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं उससे आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरल संपत्तियां 70,000 की हैं तथा कुल चालू संपत्तियां 1 लाख की हैं तब स्टॉक की राशि होगी। इफ लिक्विड एसेट्स आर ₹70,000 एंड टोटल करंट एसेट आर ऑफ ₹1 लाख, देन अमाउंट ऑफ स्टॉक विल बी। तो यहाँ पर वो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टॉक की राशि क्या होगी अगर तरल संपत्तियां 70,000 की हैं और जो चालू संपत्तियां हैं उनका टोटल 1 लाख का है। आपने क्विक रेशियो निकाला होगा यानी कि तरल अनुपात या फिर शीघ्र अनुपात जैसे कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम लिक्विड एसेट लेते हैं। तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो हमारी करंट एसेट होती है उसमें से हम स्टॉक को लेस कर देते हैं। तो क्या निकल के आ जाती है हमारी क्विक एसेट। जब हम टोटल करंट एसेट में से क्विक एसेट को लेस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा स्टॉक। तो 1 लाख में से यहाँ पर 70,000 लेस हो जाएगा, कितना निकल के आएगा, 30,000। यही हो जाएगी हमारी स्टॉक की वैल्यू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अवधारणा कि आज प्राप्त धन का मूल्य एक निश्चित अवधि के बाद प्राप्त की गई उसी राशि के मूल्य से अधिक है को क्या कहा जाता है? द कॉन्सेप्ट दैट वैल्यू ऑफ ए रुपी टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर इज लेस दैन द वैल्यू ऑफ ए रुपी ऑन हैंड टुडे इज नेम्ड एज व्हाट? रिकवरी फैक्टर कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग फैक्टर कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। तो इस धारणा को क्या कहा जाता है? वसूली कारक अवधारणा, मुद्रा का समय मूल्य अवधारणा, यौगिक कारक अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाती है आपकी मुद्रा की समय मूल्य अवधारणा यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, ये माना जाता है कि जो आज धन है, जो आज हमारे पास जो है पैसा है, मनी है, उसकी जो वैल्यू होगी वो फ्यूचर में क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इस तरह से कह सकते हैं जो फ्यूचर में पैसा होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो आज के पैसे से कम होगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है इस तरह से समझ लीजिए, जैसे कि आप पहले ही मोबाइल में नेट का रिचार्ज कराते थे तो क्या होता था, पहले जो कम का होता था, अब वही रिचार्ज क्या होता है, बहुत ज़्यादा का होता है। तो क्या हुआ कि जो मुद्रा थी, जो मनी है, उसकी जो परचेजिंग पावर होती है यानी कि जो उसकी क्रय शक्ति होती है वो धीरे धीरे समय के साथ कम होती जा रही है। इसमें पहले के टाइम में कहावत भी कही जाती थी कि पहले मुट्ठी भर पैसा लेके जाते थे और झोला भर सामान लेकर आते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम झोला भर पैसा लेके जाते हैं लेकिन मुट्ठी भर सामान लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी आवर्त कार्यशील पूंजी के किसके साथ संबंध को मापता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विद फिक्स्ड एसेट, सेल्स, परचेज या फिर स्टॉक। तो जो कार्यशील पूंजी आवर्त आप निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल के बिक्री के साथ यानी कि सेल्स के साथ संबंध को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेल्स एट कॉस्ट अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज लाभांश भुगतान अनुपात है, इसका फार्मूला आपको बताना है। इसका फार्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस यानी कि डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद आवर्त अनुपात स्कंद और डैश के मध्य संबंध को मापता है। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विद एवरेज सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल परचेज, टोटल एसेट। तो जो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकलता है। एवरेज स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय के वित्तीय उत्तोलन की मात्रा इंगित करती है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ बिजनेस इंडिकेट्स टोटल रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, नन ऑफ दिस। तो जो व्यवसाय का वित्तीय उत्तोलन होता है, जो फाइनेंशियल लिवरेज होता है, उसकी जो डिग्री निकालते हैं हम, सीमा निकालते हैं, उससे क्या पता चलता है? कुल जोखिम, संचालन जोखिम, वित्तीय जोखिम, इनमें से कोई नहीं। तो उससे पता चलता है वित्तीय जोखिम यानी कि फाइनेंशियल रिस्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।